हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से, जो 1866 से 1871 के बीच में हुआ था। जर्मनी में नेशन स्टेट बनाने के लिए जो सबसे पहली कोशिश की गई थी वो 1848 में की गई थी, लेकिन मोनार्की और मिलिट्री की कंबाइंड फोर्सेस ने मिलकर के उसे रिप्रेस कर दिया था और इसमें इनका साथ वहाँ के जंकर्स ने दिया था। ये जंकर्स कौन थे? ये जंकर्स वहाँ के बड़े लैंडलॉर्ड थे। अब जर्मनी के यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूशिया के ऊपर आती है, क्योंकि प्रूशिया जर्मनी का सबसे पावरफुल स्टेट था। प्रूशिया के किंग विलियम फर्स्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को देते हैं और बिस्मार्क इस पूरे प्रोसेस का आर्किटेक्ट बनता है। बिस्मार्क इस काम के लिए प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेता है। 7 साल में 3 वॉर लड़े जाते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिनमें प्रूशिया की जीत होती है और जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। प्रूशिया के किंग विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्परर बनाया जाता है और जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग और लीगल सिस्टम को मॉडर्न बनाया जाता है। इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा होता है। अब हम इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, जो 1859 से 1870 के बीच में हुआ था। जैसा इटली आज हम देखते हैं, मिड 19th सेंचुरी से पहले वो ऐसा नहीं था। इटली उस टाइम 7 स्टेट्स में डिवाइड था और केवल सार्डिनिया पीडमांट एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे इटालियन प्रिंसली हाउस का शासन था, यानी इटालियन राजघराने का शासन था। जो नॉर्थ इटली था वहाँ पे ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर थी। जो मिड इटली था वहाँ पे पोप का शासन था और जो साउथ इटली था वहाँ पे बॉर्बन किंग का, जो स्पेन के थे, उनका शासन था। इटली के यूनिफिकेशन के लिए सबसे पहली कोशिश मैज़ीनी ने की थी, लेकिन वो फेल हो गए। मैज़ीनी कौन थे? ये एक रिवोल्यूशनरी थे और इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। अब इटली की यूनिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सार्डिनिया पीडमांट के किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड पर आ गई, क्योंकि विक्टर एमेनुअल सेकंड ही वो किंग थे जो इटालियन राजघराने से संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी अपने चीफ मिनिस्टर कैव्यूर को दे दी। कैव्यूर कौन था? कैव्यूर ना तो कोई रिवोल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेसी में बिलीव करता था। कैव्यूर काफ़ी शार्प माइंडेड था और इटालियन से ज़्यादा अच्छी फ्रेंच बोलता था। उसने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलाइंस की और 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया और नॉर्थ इटली को अपने कब्जे में कर लिया। साउथ इटली को जीतने की जिम्मेदारी गैरिबाल्डी को सौंपी गई। गैरिबाल्डी अपने साथ ट्रूप और आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर वहाँ पहुँचा और वहाँ के जो लोकल पीजेंट थे साउथ इटली के, उन्होंने भी गैरिबाल्डी का साथ दिया और इस तरह से गैरिबाल्डी ने जो स्पेन के बॉर्बन किंग थे उन्हें हराकर साउथ इटली को अपने कब्जे में कर लिया। जो मिड इटली था, जहाँ पे पोप का शासन था, उसने खुद सरेंडर कर दिया। इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ और विक्टर एमेनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का किंग बना दिया गया। जो इटली के लोग थे उन्हें ला टालिया के बारे में कुछ नहीं पता था। वो ये समझते थे कि ला टालिया जो विक्टर एमेनुअल की वाइफ का नाम है। इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ब्रिटेन की यूनिफिकेशन का जो केस है वो स्ट्रेंज कहलाता है, क्योंकि ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था वो किसी रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट नहीं था। ये एक लंबे चलने वाले
प्रोसेस का रिज़ल्ट था। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, ये लोग ब्रिटिश आइसलैंड पर रहा करते थे। जैसे जैसे इंग्लिश लोगों की पावर और वेल्थ बढ़ती गई, इन्होंने जो आइसलैंड के दूसरे नेशन थे उन पे अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर दिया। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर सीज़ कर ली। पार्लियामेंट के थ्रू एक नेशन स्टेट बनाया गया जिसके सेंटर में इंग्लैंड था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुई। अब आयरलैंड का नंबर आता है। आयरलैंड में दो तरह के लोग थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। जो इंग्लिश लोग थे वो खुद भी प्रोटेस्टेंट थे, तो उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों को बढ़ावा दिया, और जो कैथोलिक लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट किए थे उनके रिवोल्ट को दबाया। इस तरह से आयरलैंड को फोर्सफुली यूके के अंदर 1801 में इनकॉर्पोरेटेड कर लिया गया। वेल्श को इजीली इसमें मिला लिया गया यूके में। इसके बाद में स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, इनकी कल्चर और इनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उन्हें एक सिस्टम से दबाया गया। जो ब्रिटेन का फ्लैग था, यूनियन जैक, और जो वहाँ का नेशनल एंथम था, और ब्रिटेन की जो इंग्लिश कल्चर थी उसे बढ़ावा दिया गया। इस तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे विजुलाइजिंग द नेशन। अगर आपसे कहा जाए कि किसी किंग को एक फेस देना है तो आप उसका पोर्ट्रेट बना देंगे, लेकिन एक नेशन को फेस कैसे दिया जाए? तो इसके लिए जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई कर दिया। जो नेशन होता है, जो कंट्री होता है, उसे एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट किया गया। फीमेल फिगर नेशन की एल्गरी बनी। फ्रांस में जो फीमेल एल्गरी थी इन्हें मैरियाना नाम दिया गया, और पब्लिक प्लेसेस पर इनकी स्टैचू लगाए गए, जिससे कि लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग आए और नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़े। जर्मनी में इन्हें जर्मेनिया नाम दिया हुआ है। जर्मेनिया ने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है जो हीरोइज्म का सिंबल है। अब हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। जैसा कि हमने पढ़ा, नेशनलिज्म का मतलब है अपने नेशन से प्यार करना, अपने देश से प्यार करना। और इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है कि जब हम अपने देश से प्यार करते हैं तो उसे नेशनलिज्म कहते हैं, लेकिन अगर हम साथ ही साथ किसी दूसरे देश की ज़मीन को भी सीज़ करने लगते हैं तो ये जो नेशनलिज्म है वो इम्पीरियलिज्म में चेंज हो जाती है। तो जो नेशनलिज्म थी वो अपने जो लिबरल डेमोक्रेटिक जो इसका सेंटिमेंट था उसको ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं रख पाई, और 1871 में जो नेशनलिस्ट टेंशन का जो एरिया था यूरोप में वो बाल्कन बन चुका था। जो बाल्कन एरिया था वहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री थे छोटे छोटे, और वहाँ पे जियोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें स्लाव कहा जाता था। बाल्कन में ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर वीक होने लगा और बाल्कन में रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ने लगी, इससे बाल्कन में हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जो बाल्कन में जो छोटे छोटे से स्टेट थे वो सब अब इंडिपेंडेंट होने लगे, और उन्होंने ये प्रूव किया कि वो पहले कभी फ्री थे लेकिन उन्हें बाद में ग़ुलाम बना लिया गया था। स्थिति और ज़्यादा ख़राब तब हो गई जब बड़ी पावर जैसे रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड, उन्होंने भी अपना यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। इससे यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई
और आखिर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपके जो 3 और 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे इन वीडियो से कवर हो जाएंगे। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी चैप्टर पे होगा, लेकिन वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए होगा। थैंक यू।